नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है कि क्यों कांग्रेस अपना घर नहीं बचा पा रही है। इसको 59% लोगों ने आज देश की बहस का मुद्दा बनाया है। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे, क्योंकि ये आपका अपना शो है। आप मुद्दा तय करते हैं, आप ही बहस करते हैं। कांग्रेस के लिए अपना घर बचाना और अपने योद्धाओं को रोके रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद अब राजस्थान में उसके लिए टेंशन है। बागी सचिन पायलट ने अपने पत्ते नहीं खोले, मगर कांग्रेस हाईकमान को हिलाकर रख दिया। इसका असर यह हुआ कि दिल्ली से जयपुर तक दौड़ शुरू हो गई। आपको बता दें कि आज जयपुर में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सीएम अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक की, जिसमें सचिन पायलट और 18 विधायक शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पायलट को मना पाएगी कांग्रेस? अपना घर बचाने में कांग्रेस के छूट रहे पसीने। बागी सचिन पायलट के रुख पर सस्पेंस। शक्ति प्रदर्शन के बाद भी टेंशन में गहलोत। राजस्थान में बागी सचिन पायलट ने कांग्रेस को इस तरह बेचैन कर दिया। अब कांग्रेस किसी भी तरह राजस्थान का किला बचाने के लिए हाथ पैर चला रही है। इस कड़ी में जयपुर में सीएम आवास पर विधायकों की परेड हुई, जिसमें दिल्ली से गए कांग्रेस पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में 107 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया। मगर बागी सचिन पायलट और 18 विधायकों की गैर हाजिरी ने मामले को नया मोड़ दे दिया कि लड़ाई अभी बाकी है। ये सियासत ही कह सकते हैं कि वो अशोक गहलोत जो अन्य राज्यों पर सियासी संकट आने पर बाड़ेबंदी किया करते थे, चाहे वो कर्नाटक के संकट की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के संकट की बात हो, चाहे वो गुजरात के विधायकों की बाड़ेबंदी की बात हो, लेकिन आज अशोक गहलोत को खुद के ही गढ़ को बचाने के लिए अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। यहाँ आज बैठक हुई, 106 विधायकों का दावा किया गया, लेकिन संख्या 100 के आसपास रही। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को एक होटल में रखा है। उधर पर्दे के पीछे से सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस पावर शेयरिंग का ऑफर दे रही है। प्रियंका गांधी ने गहलोत पायलट के बीच मध्यस्थता की। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे, पायलट डिप्टी सीएम और पीसीसी अध्यक्ष बने रहेंगे। 30 दिनों में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। बैठक में गैर हाजिर विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी गहलोत सरकार से बहुमत साबित करने की मांग कर रही है, तो उधर सीएम अशोक गहलोत खुद को बेफिक्र होने का दम भर रहे हैं। कह रहे थे क्या है इसके पीछे लॉजिक? जादूगर तो मैं हुई इसमें नई बात क्या हुई? जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अंदरूनी कलह का हश्र मध्य प्रदेश में कांग्रेस भुगत चुकी है। अब राजस्थान में करो या मरो के हालात बन रहे हैं। वो आरोप हम पर लगा रहे थे और ये साबित हो गया झगड़ा उनका अपना था। अपना घर संभाल नहीं पाए, तोहमत हमारे ऊपर, हम यही तो कह रहे थे। उनके आलाकमान में दम होता, आलाकमान में किसी तरीके की सूझबूझ होती, उनमें कोई बुद्धि कौशल होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपनाए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कितनी भी रेड करें, वो चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि यही राजस्थान की जनता। आज हम देश की बहस में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या कांग्रेस हाईकमान की अनदेखी से बगावत के सुर बुलंद हुए और क्या गहलोत की सरकार बचने से मिट गई कांग्रेस में दरार। तो बड़ा सवाल यहां पर है, वो सवाल ये कि कांग्रेस अपना ही घर क्यों नहीं बचा पा रही है। इसी पर आज बहस करेंगे। इसके लार्जर पर्सपेक्टिव पर बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि कांग्रेस में सीनियर और यंग ब्रिगेड का झगड़ा क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले आज में देश की बहस में क्या है सवाल, क्या कांग्रेस से अपना घर नहीं संभल रहा? ए और बी इसके जवाब है। आप वोटिंग करिए, newsnationtv.com पर जाइए, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर जाइए। डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। ट्विटर हैंडल @NewsNationTV पर आप जा सकते हैं। न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाइए। साथ ही साथ आप अपना जो वीडियो है सवाल का, अपनी राय का हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको बहस में शामिल करते हैं। हमारे साथ रोजाना 5 दर्शक जुड़ते हैं और अपना वीडियो भेजकर आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं भी बहस में शामिल होना चाहता हूं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711002266। तो सबसे पहले आइए मैं आपको बता दूं कि आज मेहमान कौन कौन जुड़ेंगे हमारे साथ।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर अर्चना शर्मा है, वाइस प्रेसिडेंट है और साथ ही साथ कांग्रेस की बहुत पुरानी नेताओं में से एक है, कद्दावर नेताओं में से एक है डॉक्टर अर्चना शर्मा। राजीव रंजन साहब स्पोक्स पर्सन जनता दल यूनाइटेड के और एक बहुत ही अच्छे स्पोक्स पर्सन, साथ ही साथ मेरे भाई अनुराग भदौरिया जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव को भी हमको लेना पड़ेगा कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बीजेपी के खिलाफ यूनाइटेड फ्रंट अभी तक क्यों नहीं खड़ा कर पा रही हैं। विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अर्चना जी, आज मैं आपको राजस्थान की जनता की आवाज सबसे पहले सुनवाता हूं। सीधे चलता हूं भरतपुर, मेरे साथ मेरे दर्शक धर्मवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं। धर्मवीर सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं ये झगड़ा क्या है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपना घर नहीं बचा पा रही है? कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है कांग्रेस के अंदर धर्मवीर सिंह जी? सर, दिक्कत तो है। जब से राहुल गांधी जी ने रिजाइन किया है तब से जो एक शीर्ष पे जो नेतृत्व देते थे उसकी एक कमी कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है। और चूंकि दिल्ली में कोई जवाब किसी भी क्षेत्रीय नेता को नहीं मिलता है तो उस वजह से वह लोग फिर इधर या उधर ताक झांक करते हैं। इस वजह से कांग्रेस में यह संकट खड़ा हुआ है। तो आप ये मानते हैं कि गलती कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं है फंडामेंटली, धर्मवीर सिंह जी? जी बिल्कुल दीपक सर, ये 100% ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमी है कि वो अपने जो उनके नीचे कैडर है और जो उनके स्थानीय नेता हैं शायद उनकी आवाज को सही समझ नहीं पाती है। इस वजह से उन नेताओं को दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक है धर्मवीर सिंह जी, आप भरतपुर से आप जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको राजस्थान में क्या होगा? गहलोत साहब सरकार बचा पाएंगे या सचिन पायलट बिल्कुल क्रैश लैंडिंग करा देंगे राजस्थान में गहलोत सरकार की? नहीं दीपक सर, ये मध्य प्रदेश नहीं है। राजस्थान में इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ समीकरण दूसरे हैं। सचिन पायलट नो डाउट सिंधिया जी की बजाय बड़े नेता हैं। उनके पास जो समर्थन है, जन समर्थन, वो भी सिंधिया जी के से ज्यादा है। लेकिन आप इसे चांस समझिए या फिर गहलोत जी को पहले मौका मिल गया, वो देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हश्र हुआ है, इसलिए उनकी आप फील्डिंग कर लीजिए। लगता नहीं है कि कांग्रेस में यहाँ सत्ता परिवर्तन हो पाएगा दीपक जी। लगता नहीं आपको? सीधे चलता हूं अर्चना शर्मा जी के पास। अर्चना शर्मा जी, आपने शेर सुना होगा, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो ये आपके ही लोग क्यों गड़बड़ करते हैं? समझ नहीं आता मुझे कि 6 महीने में हमेशा कोई ना कोई एक क्राइसिस कांग्रेस के अंदरूनी ही खड़ी हो जाती है। और ये भी एक अंदरूनी क्राइसिस है आपकी, क्योंकि सचिन पायलट आपकी पार्टी के अध्यक्ष है राज्य के, और वो नाराज होकर दिल्ली में बैठे, विधायक दल की बैठक में नहीं जा रहे। आप उनके पोस्टर उठा देती है 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद फिर से लग जाते हैं क्योंकि हाला कमान मनाने की कोशिश कर रहा है। तो गहलोत साहब तो मान चुके हैं कि सचिन पायलट गए। ठीक है चौरसिया जी, क्राइसिस ऐसा नहीं है जैसा कि दिखाया जा रहा है। ये बात ठीक है कि सचिन पायलट जी या सीएलपी की जो मीटिंग थी उसमें शामिल नहीं हुए, और उम्मीद हमें ये थी कि वो आएंगे क्योंकि वो सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो और सेंसिबल भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। ऐसा मैं मानती हूँ, उन्हें आना चाहिए था। नहीं आए वो, तो उनके लिए आपने देखा कि वरिष्ठ नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चीज़ को कहा भी कि हर कांग्रेस के विधायक जो कांग्रेस के सिंबल पर जीते हैं उनके लिए हमारे द्वार हैं और उन्हें पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को कहना चाहिए। यदि कोई मतभेद है तो उसका समाधान हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है या ऐसा कोई मतभेद नहीं हो सकता जिसका संवाद के माध्यम से समाधान। अर्चना जी, आप तो जानते हैं यहाँ पर मतभेद भी है, मनभेद भी है। मतभेद से ज्यादा मनभेद है, लेकिन बातचीत नहीं हो रही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में। वो आपकी पार्टी के अध्यक्ष है और आपकी पार्टी का, राज्य का, कांग्रेस संगठन का अध्यक्ष ही नाराज है। देखिए चौरसिया जी, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बयान दिया कि हम लोगों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। मुझे कोई ईगो नहीं है उनसे बात करने में, मैं उनसे वार्ता के लिए तैयार हूँ। तो फोन उठा के क्यों नहीं बोलते हैं सचिन भाई क्या है मोबाइल नंबर? बोल देना चाहिए उनको अभी तक तो, गहलोत साहब को बोल ही नहीं रहे हो तो। देखिए सचिन जी से सभी सीनियर लीडर्स ने, CWC के जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन सब ने उनसे बात की है, वार्ता की। तो ऐसा नहीं है कि संवादहीनता है जैसे कि हमारे एक दर्शक कह रहे थे। कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, हर कार्यकर्ता, हर नेता, और सचिन जी का बहुत बड़ा कार्य, हर व्यक्ति को ये स्वीकार्यता है कि अपने मन की बात को,
चौरसिया जी, दिक्कत ये है कि 2014 के बाद से एक ऐसी परंपरा शुरू हो गई इस देश में कि जो केंद्र में बैठे हैं उनका पेट इतना बड़ा हो गया कि वो भरता ही नहीं, उन्हें सुहाता ही नहीं है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में कैसे दूसरी पार्टियों की सरकारें बने, जनता के जनादेश का सम्मान होता रहे। वो सिर्फ यही प्रयास में लगे रहते हैं। चाहे कोविड त्रासदी के दौरान देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे विस्तार में बोलने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानते हैं। डॉक्टर शर्मा, आप तो अपना ही घर नहीं बचा पा रही, तो प्रेम शुक्ला जी की पार्टी को क्यों दोष दे रही हैं? आप सुनिए, हमारा घर सुरक्षित है। हमने तो आज भी मुख्यमंत्री जी ने बता दिए कि सारे नंबर्स हमारे साथ हैं। कल भी हम 18 विधायक कहाँ हैं आपकी पार्टी के? 18 विधायक, वो 18 होटल भारत ग्रैंड 16 में है, होते हुए 15 मनेसर के है, अंदर 14 है, 12 है, ये सारे स्पेकुलेशन है। लेकिन जो नहीं आया तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास है कि डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा हमारी पार्टी के संविधान के। तो फिर 18 लोग तो और सचिन पायलट जो आपके राज्य के अध्यक्ष है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं हुआ? अर्चना शर्मा जी, अभी तक तो हो जाना चाहिए था रेजोल्यूशन के मुताबिक। आज ही रेजोल्यूशन पास हुआ है और मैंने आपसे कहा ना कि उनसे हम सुरजेवाला जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि आइए संवाद करिए, सबके लिए द्वार खुले, क्योंकि आप पार्टी सिंबल से जीते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग पार्टी में लौटेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिन लोगों के बारे में मीडिया प्रचार प्रसार कर रहा था कल से कि अमुक अमुक विधायक जो है यहाँ नहीं है, वो गुड़गांव में कहीं बाड़ेबंदी में, उनमें से कई विधायक आए, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये कहा कि ऐसी बात कयास। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं, अब देखिए ना, इनके कोई सोशल मीडिया के इंचार्ज दिल्ली में, अब वो मुझे लगता है इंसेंट पर्सन है वो, क्योंकि उनके ट्वीट भी मैं देखती रहती हूँ। आज वो कहते हैं फ्लोर टेस्ट हो जाए। भाई आप कौन होते हैं मांग करने वाले? यहाँ विपक्षी नेता ने नकार दिया, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा, उन्होंने नकार दिया। ये सारी चीजें जो है चौरसिया जी, एक तरह से मैं समझती कि स्पेकुलेशन कयास है, और कयास के आधार पर जब चर्चा होती है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ इस चैनल पर कि हम लोगों की सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं भी डिस्टेबलाइज हम लोग नहीं है। हाँ, बीजेपी ने प्रयास किया और वही तो सवाल है, अगर सुरक्षित है तो बाड़ेबंदी क्यों? जो राजस्थान का टिपिकल शब्द है, बाड़ेबंदी करनी पड़ी आपको। सुरक्षित है तो बाड़ेबंदी क्यों? सीधे प्रेम शुक्ला जी से सवाल लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पे भी आपकी दाल काली है, क्योंकि अर्चना शर्मा जी कह रही हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये तो हुआ है आपके इशारे पे, आपका पेट बड़ा हो गया है। ये बाड़ेबंदी इसलिए होती है चौरसिया जी, क्योंकि हमारे जो विधायक थे मध्य प्रदेश में, उनको कर्नाटक में रिजॉर्ट में रख लिया, क्वारंटाइन कर दिया। बड़ी लंबी बात हो गई है। प्रेम शुक्ला, जल्दी से डिबेट को खोलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, और फिर उनका मन भर गया, लेकिन पेट इतना बड़ा भरता नहीं है, इतनी ज्यादा। अर्चना जी का प्रलाप समाप्त होना शुरू करो। हत्या और करना चाहते हैं, कैसे इनका मन भरेगा ये समझ से परे है। लेकिन राजस्थान में ये बाल बाका नहीं कर सकते कांग्रेस सरकार का। ठीक है अर्चना जी, सीधे प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, पेट बड़ा हो गया आपका, योगा प्राणायाम नहीं कर रहे हैं आजकल आप? देखिए लोग नहीं, देखिए सबसे संकट ये है कि जिसने लोकतंत्र की हत्या करने का बारंबार काम किया, वो जो है लोकतंत्र की हत्या की दुहाई दे रहा है। 1957 की नंबूदिरी पास सरकार से लेके 2014 तक ऐसे सैकड़ों उदाहरण बताए जा सकते हैं जहां पर कांग्रेस ने असंवैधानिक कुकृत्य किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक ने, एक दो नहीं 90 से अधिक सरकारें ऐसी रहीं जिन राज्य सरकारों को विधानसभा का पूर्ण बहुमत था, लेकिन कांग्रेस ने नृशंसता पूर्वक उन सरकारों को बर्खास्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास रखती है। कोई भी एक सरकार ऐसी नहीं है। हर सरकार को लेकर, गोवा की सरकार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सही बनाई, कर्नाटक की सरकार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सही बनाई, मध्य प्रदेश की सरकार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सही बनाई। तो इस देश के संविधान की व्याख्या करने का जिसको अधिकार संविधान ने दिया है, वह सुप्रीम कोर्ट जिन सरकारों को कहती है कि संविधान सम्मत सरकार है, उन सरकारों के संदर्भ में हमेशा टिप्पणी कौन कर रहा है? जिसने 90 बार एसआर मुंबई की केस क्या है भाई, सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर मुंबई की केस में किसके खिलाफ, कौन थे वो लोग, किनके खिलाफ किसके खिलाफ जजमेंट आया? तो कृपा करके पहले इस तरह के भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल आप कितने भी आरोप लगा लेंगे, इस देश की जनता का इतिहास बोध, वर्तमान बोध बहुत अच्छा है, उसको भली बात पता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें दम नहीं है। दूसरी बात, अब आपके सचिन पायलट आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं आपकी सरकार अल्पमत में है, तो भाजपा के नाम पे छाती कूटने का क्या औचित्य है? भारतीय जनता पार्टी के तो नेता नहीं है ना। सचिन पायलट को साध कर रखने की जिम्मेदारी ये किसकी है? ये जिम्मेदारी है
आपके अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आपके पार्टी के प्रभारियों की, अगर वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ जिस तरह की बातें हो रही हैं उसके बाद मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं और अशोक गहलोत जी की सरकार अल्पमत में है, तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर आप सिर धुन लीजिए। लेकिन सत्य से भलीभांति इस देश की जनता, राजस्थान की जनता परिचित है कि आपके राष्ट्रीय नेतृत्व से आपका प्रदेश नेतृत्व पूरी तरह से निश्चिंत नहीं है, उसके बल में आशंकाएं हैं। ठीक है, वो न्यायप्रियता को अन्यायप्रियता समझता है। 40 सेकंड का रखते हैं प्रेम शुक्ला जी। अर्चना जी, 2 तस्वीरें दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ट्वीट पढ़वाता हूं आदरणीय कपिल सिब्बल जी का, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। कपिल सिब्बल जी का ट्वीट दिखाइए। अर्चना जी ध्यान से सुनिएगा। अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं, ये प्रेम शुक्ला या उनकी पार्टी नहीं कह रही है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं, आपके बड़े नेता। क्या घोड़ों के अस्तबल से निकलने के बाद ही हम जागेंगे, यानी विधायक भाग गए? अब ये बताइए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रेम शुक्ला जी नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कह रहे हैं, ये ओम माथुर नहीं कह रहे हैं, ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं। 2 तस्वीरें भी दिखाऊंगा। अब बताइए, उनको चिंता हो रही है और आप यहाँ पर जो पर्चा है वो बीजेपी के नाम का फाड़ रही है, ऐसा क्यों? देखिए, उनको चिंता हो रही है, उन्होंने अपना मंतव्य रख दिया। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला जी आज मेरे साथ 3 चैनल्स पे थे चौरसिया जी, इनका मैं ज्ञानवर्धन करती। यदि मेरा जन्म ही नहीं हुआ हो और उस समय की बातों को मैं सार्थक बता करके और वर्तमान को सब्सटेंशिएट करूं, तो कोई सही लगता है कि जिस पार्टी का 1980 में जन्म हुआ हो वो जाकर के 57-58 की बातें कर रही है? तो कोई अच्छा लगता है? वर्तमान में जीना सीखो। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी मानते हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2005 में आपने आप मुझे लगता है वयस्क हो चुकी है, बौद्धिक वयस्क होना हो लेकिन शारीरिक वयस्कता को प्राप्त है। के बाद हुआ, तो इस ओनर्स को भी स्वीकार करिए कि 2014 के बाद 2005 में बूटा सिंह लोकतंत्र की हत्या के नए मुकाम स्थापित किए हैं और आपके सारे मंत्रियों को हमने नाकाम कर दिया। यहाँ पर आपके 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, पकड़े गए, सफल करने का प्रयास करते हुए करोड़ों रुपए लेन-देन करने की बात करते हुए। अब आप लोगों की जब सच्चाई सामने आ रही है, तो आप क्या बताना चाहते हो? अगर इतिहास की बात करना चाहते हो तो याद करो पंडित नेहरू को, जिन्होंने आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा के लोगों को शामिल करके स्थापित किया था कि हम डाइवर्सिटी में विश्वास करते हैं। आप किस चीज में विश्वास करते हैं? हम जा रहे हैं सचिन पायलट पे बात करें ना। मैं जवाहरलाल नेहरू जी, माननीय इंदिरा गांधी जी, किसी पे नहीं जाना चाहता। मेरे ख्याल से डॉक्टर अर्चना शर्मा, जवाब राहुल गांधी जी को देना है, जवाब सोनिया गांधी जी को देना है, जवाब सबको देना है। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, अर्चना जी, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि घोड़े निकल रहे हैं अस्तबल से, तो मतलब आप क्या घोड़े निकल गए तो क्या गधे बचे हैं? को जवाब देना है तो जरा शुक्ला जी से ये भी पूछ लीजिए कि बीजेपी ने हरेन पांड्या के साथ क्या किया, संजय जोशी के साथ क्या किया, आडवाणी जी के साथ क्या किया, यशवंत सिन्हा के साथ क्या किया और मुरली मनोहर जोशी जी के साथ क्या किया। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, किसको मुकाबले में रखना चाहते हैं? इनका इतिहास जो 2014 से निर्मित हो रहा है वो कलंकित इतिहास है भारत के लिए। ये लोकतंत्र के मेरे ख्याल से हम बहस के मुद्दे से ही भटक रहे हैं। प्रॉब्लम क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर है, सवाल आज ये है अर्चना जी। और इसीलिए मैं दोनों अपने वरिष्ठ पत्रकारों को जोड़ूंगा। सबसे पहले विनोद जी, आप कांग्रेस की नस नस को जानते हैं, आप इतने लंबे समय से इस पार्टी को कवर कर रहे हैं, गड़बड़ कहाँ है कांग्रेस के अपने घर में और क्यों? सीधा जानना चाहूंगा 40 सेकंड में। दीपक जी, आप अन्याय कर रहे हैं विमर्श में। दीपक जी, आप देखिए, दीपक जी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, मैं बहस को थोड़ा व्यापक करना चाहता हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ विनोद जी के पास, क्योंकि मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी के अंदर का है, उसी पर हम बहस करते हैं। आप किया है उसका उत्तर देना आवश्यक है। कांग्रेस के कुकर्मों को लोगों के समक्ष रखना ये दायित्व है इस विमर्श का, क्योंकि बहुत कुकर्मी बातें हुई है। किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं शब्द? आपके तो शब्द मैं आपको सवेरे से समझा रही हूँ शुक्ला जी, पैनल पे बैठो ना तो अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया करो। और कोई महिला यदि पैनल हो तो और गरिमा में बनो। ये पार्टी अब महिला कार्ड के लिए आपका संस्कार मुझे पता है, आपकी पार्टी के संस्कार से हम भली बात परिचित है। अच्छा, मेरे ख्याल से आप दोनों ने अपना अकाउंट सेटल कर लिया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को समझने के लिए सीधे विनोद जी के फिर एनके सिंह जी के पास चलूंगा, क्योंकि इस बहस को व्यापक स्तर पर ले जाने की जरूरत है। विनोद जी, क्या दिक्कत है इस वक्त कांग्रेस के इंटरनल? क्या कांग्रेस अपना ही घर नहीं बचा पा रही? दिख तो यही रहा है। नहीं, देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि घर पे अगर सेंध लगती है, सेंधमारी होती है, तो पहली जिम्मेदारी तो घर वालों की है कि अपने घर को सुरक्षित रखें, और उसके बाद जब आप मौका देंगे
तो जाहिर है जो सेंधमारी करने वाला होगा वो सेंधमारी करने से नहीं चूकेगा। और मैं अर्चना जी को और प्रेम शुक्ला जी को दोनों को सुन रहा था। देखिए प्रेम शुक्ला जी, पहली बात तो यह है कि अतीत की गलतियों के आधार पर वर्तमान की गलतियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। और अर्चना जी, आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अतीत में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी गलतियां की हैं और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा, वो 52-53 सीटों पर सिमट गई, तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। जहां तक राजस्थान प्रकरण की बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है इस समय कई मामलों में अपने लोगों को साथ रखने में मुमकिन नहीं, साथ नहीं रख पा रहा है। और दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब केंद्रीय नेतृत्व वोट कैचर होता है तो किसी की बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती। जब केंद्रीय नेतृत्व वोट कैचर वाली पोजीशन से हट जाता है, जब वो वोट जुटाऊ नहीं रह पाता है, तो सारे छत्रप अपने अपने तरीके से अपना अपना रास्ता नापने लगते हैं। ये बहुत बड़ा सच है। आज बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी वोट खिंचाऊ नेता हैं, इसलिए तमाम असंतोष के बावजूद मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी कोई लोग आपस में असंतोष करेंगे लेकिन पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। जैसे कभी कांग्रेस में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के जमाने में होता था, लेकिन आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर उस तरह वोट नहीं मिल रहा है जैसे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी या नेहरू जी के टाइम मिलता था। तो हर छत्रप को अपना भविष्य जो है असुरक्षित नजर आ रहा है। विनोद जी, आपने अपनी बात कही, लेकिन इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग भी। अर्चना जी, इसका दो टूक जवाब दीजिएगा। विधायक मुकेश बाकर, जो कि राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किया है। उन्होंने सीधे सीधे सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है और जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो ये है कि गहलोत की गुलामी मंजूर नहीं है। राजस्थान में गहलोत के खिलाफ अब बगावत आर पार की हो गई है। विधायक मुकेश भाकर के बागी सुर हैं। मुकेश भाकर नजदीकी माने जाते हैं सचिन पायलट के, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हमें अशोक गहलोत जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी, वो हमें मंजूर नहीं है। फिर से मैं ये ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं, अर्चना जी जवाब देना होगा इसका। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, ये लिख रहे मुकेश भाकर। उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी, वो हमें मंजूर नहीं है। अब क्या कहेंगे डॉक्टर अर्चना शर्मा? इस ट्वीट के लिए क्या बीजेपी जिम्मेदार है? अब मुझे बताइए, ये आपके घर का झगड़ा है, अब सार्वजनिक है और अब सार्वजनिक पटल पर आ चुका है। इतना बड़ा विद्रोह कि आपके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हमको अशोक गहलोत की गुलामी मंजूर नहीं है। देखिए, जिन लोगों को जुम्मा 4 दिन हुए राजनीति में आए हुए और पार्टी ने सिंबल पर उनको टिकट दिया और जीत गए कुछ मतों से, अगर वो इस तरह के सचिन भी 2004 में ही आए हैं, मतलब आप उनको मान रही है कि जुम्मा 7 दिन सचिन के भी। मेरी बात सुनिए, अब देखिए मेरी बात को अगर अलर्गल स्वरूप में ले जाएंगे तो अर्थ उसका बेकार हो जाएगा। मैं जो कहना चाहती हूँ सुनिए। अभी तो इन पर यूथ कांग्रेस के इलेक्शन को लेकर एलिगेशन लगा हुआ है। हमने कभी मुखर होकर इस बात को नहीं उठाया, लेकिन किसी भी डिसिप्लिन व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का बयान दे। यदि उनके मन में कुछ बात है तो आए ना पार्टी के मंच पर, कौन मना कर रहा है? आज सबको हमने न्योता दिया है, लेकिन यदि कोई ऐसी इनडिसिप्लिन करेगा तो रेजोल्यूशन पास हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की होगी। सिंबल पर जीते हो आप, सिंबल, और चुनाव से पहले बोल देते तो पता चल जाता कि किसकी गुलामी और किसकी गुलामी नहीं है। कांग्रेस में कोई किसी का गुलाम नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको साथ लेने की कवायद होती है। लेकिन यदि महत्वाकांक्षा इतनी ऊंची हो जाए, इंसान पार्टी से बड़ा होने लगे, तो उसको फिर डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है। वो पार्टी कर देगी अपने स्तर पर, इसमें कोई ठीक है। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि सचिन पायलट को भी डिसिप्लिन सिखाना पड़ रहा है, फिर बात क्यों कर रही है? निकाल के बाहर करिए, क्योंकि गहलोत साहब तो मेजॉरिटी ऑलमोस्ट साबित कर चुके हैं अपने गार्डन में। ये ट्वीट सचिन पायलट जी का नहीं है ना, मुकेश भाकर का है, पहली बार विधायक बने हैं और मुझे लगता है कि कुछ महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। और अगर वो सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान देंगे तो आप समझ लीजिए कि पार्टी में अशोक गहलोत जी टावरिंग पर सार्वजनिक तौर पर बगावत तो सचिन पायलट ने भी कर दिया। अर्चना जी, गहलोत जी ने पार्टी में बहुत बड़ा कद है उनका, और उस कद को यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत करके और अपना वजूद बनाया वो चैलेंज करेगा तो पार्टी उसको संज्ञान मिलेगी। डिसिप्लिन से पार्टी चलती है। मैं आपको सार्वजनिक रूप से आपके चैनल पर कह रही हूँ। मैं मुकेश भाकर पर कार्रवाई होगी तुरंत। अर्चना जी, आप मांग करती हैं कि मुकेश भाकर पर कार्रवाई हो, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? मुकेश भाकर का है, उन्होंने जानबूझ करके ये ट्वीट किया है
और वो इसको अपना एक्नॉलेजमेंट देंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है, अर्चना शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है मुकेश भाकर पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। प्रेम शुक्ला जी, अशोक गहलोत की गुलामी मंजूर नहीं, अगर बात यहां तक चले जाए तो आपको लगता है सुलह सुफाई की कोई गुंजाइश बची है? पहले मैं अर्चना शर्मा जी ने पहले सेगमेंट में 2 आरोप लगाए थे, उनका उत्तर दूंगा। पहले उन्होंने कहा कि 1957 की बात नहीं करनी चाहिए, हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन नहीं आप बीच में बोलिए मत, कम से कम दूसरों को बोलने दीजिए। अभद्रता की कोई सीमा होती है, कृपा करके आप समझ लीजिए कि 2005 में ये कम से कम जो है 15 साल की तो हो ही 2005 साल में पैदा तो हो ही गई होंगी, इतना निश्चित रहा होगा। 2005 में बूटा सिंह के बारे में बिहार में क्या हरकतें की थी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। 2007 में सिबते रजी ने एक विधायक को जब झारखंड में और दूसरे के विधायकों को पुलिस से पकड़कर जब सरकार ने बनाई थी, नहीं मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। अरे कौन कौन से तथ्य नहीं है, कांग्रेस के कुकर्म है, कांग्रेस के राज्यपालों द्वारा कराए गए कुकर्मों का ब्यौरा है। कुकर्म है कांग्रेस का कुकर्म, कांग्रेस का संवैधानिक कुकर्म, कांग्रेस का संवैधानिक कुकर्म, और उसको संवैधानिक कुकर्म सर्वोच्च न्यायालय ने माना। अरे कर रहे ना बात आप बीच में इतनी। ठीक है, मैं देखिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, हम सब लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम अपने कमेंट को छोटा रखें और एक दूसरे पर ना बोले तो शायद दर्शकों तक आवाज ठीक से पहुंच पाएगी। प्रेम शुक्ला जी, मुझे सीधे जोधपुर चलना है, अशोक गहलोत की कर्मभूमि है। डॉक्टर अरविंद मालवी मेरे साथ जोधपुर से सीधे जुड़ रहे हैं मेरे दर्शक। अरविंद मालवी जी, क्या कहेंगे? बचती दिख रही है सरकार, आपको जाती दिख रही दे रही है, ये क्यों हो रहा है कांग्रेस में, और कांग्रेस अपना घर क्यों नहीं संभाल पा रही? ऐसा है कि जहां तक ये तथ्य और जब सर्वे से ये कांग्रेस के अंदर ये जो कोहराम मचा है, ये अभी कुछ हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। सबसे पहले पार्टी की मर्यादा और पार्टी की गरिमा को इनको समझना चाहिए, और उसके बाद आपसी तथ्य का तालमेल बनाते हुए इनको अपनी सरकार के अंदर स्वयं पहले इसको आपस में बैठ के इसका निर्णय लेना चाहिए, न कि सभी लोगों के बीच में लाके इसको खड़ा कर दिया जाए। सर, आपस में बैठ के निर्णय लेने की गुंजाइश बची ना है, और चुन के ही सार्वजनिक तौर पर बगावत हो चुकी है। देखिए मुकेश भाकर क्या कह रहे हैं कि गुलामी मंजूर नहीं अशोक गहलोत की। जब ये सार्वजनिक तौर बिल्कुल ऐसा है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने आप और अपनी मन मर्जी से कोई भी नहीं चलाता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो दिशा निर्देश उसको पार्टी के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है और वो पार्टी की गरिमा को रखते हुए ही वो निर्णय लिए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ गलत होता तो शायद पार्टी कभी ये कदम नहीं उठाती कि अशोक जी को मुख्यमंत्री बना दे या सचिन जी को उप मुख्यमंत्री। जब अगर बना भी दिया गया है तो हो सकता है आपसी नासमझी या कोई कारणों की वजह से तालमेल नहीं बैठ पा रहा हो, तो मैं यही चाहूंगा कि पहले आपस में, क्योंकि ऐसा नहीं अशोक जी कुछ चीज को समझ नहीं रहे, वो एक सीनियर कार्यकर्ता के रूप में जमीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं और हमेशा से ही उन्होंने देश के लिए भी, ऐसा भी नहीं कि उसने कुछ नहीं किया, उन्होंने केंद्र की सरकार के अंदर भी अपना कदम रखा था, केंद्रों में भी उन्होंने कार्य किया, अपने अनुभव किए। इवन दैट सचिन जी के फादर के साथ भी उनकी बहुत अच्छी मित्रता रही है, जहां तक मेरा एक सोचना और समझना और मेरा अनुभव रहा है। ठीक है, सीधे हम चलते हैं यहाँ से एनके सिंह साहब के पास। सर, छोटा कमेंट चाहूंगा और कमेंट बड़ा स्ट्रेट। क्या कारण है कि कांग्रेस अपना घर बचा नहीं पा रही है, गड़बड़ कहां है? भाई बहुत सिंपल सी बात है दीपक जी, कि भारत में परंपरा रही है कि घर का लड़का अगर बिगड़ता है तो माँ बाप पे उसका आरोप जाता है, पड़ोसी पे थोड़ी जाता है। इसलिए पहला तो ये है कि अपना माँ बाप उसको कैसे देख रहे हैं ये देखना होगा। दूसरा, अस्तबल में घोड़े भागते क्यों हैं? अगर सवेरे आपने उनको फेरा होता, सवेरे दौड़ाया होता, अस्तबल में खाना अच्छा दिया होता तो घोड़े ना भागते। घोड़े अगर भाग रहे हैं आपके तो आपको देखना है। और एक बात बहुत स्पष्ट है कि लीडरशिप के 2 काम होते हैं, एक तो मासेस में एक्सेप्टेबिलिटी, ये पहला होता है, जो विनोद ने बड़ा अच्छा कहा कि अगर अब आप वोट कैचअप नहीं है तो नरेंद्र मोदी स्पेस तो वो ले ही लेंगे, तो आप अब वोट कैचअप नहीं रहे हैं। और दूसरा यह है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आप कितना मजबूत और कमिटेड रखते हैं।
क्या आपके कार्यकर्ता वाकई कमिटेड हैं? क्या वाकई कोई आइडियोलॉजी आपकी इस समय रह गई है? इसलिए और उसके लिए कंटिन्यूअस जो वो होता है इंडोक्ट्रिनेशन, क्या आपके यहाँ कोई मैकेनिज्म है? चूंकि ये सब नहीं है तो कांग्रेस अब अवनति की तरफ है, और मुझे लगता है कि जल्दी से अगर इसको नहीं सुधारा गया तो देश के प्रजातंत्र के लिए बड़ा एक नुकसान होगा कि कांग्रेस 134 साल की पार्टी और वो अवनति में जब जाएगी, अस्तित्वहीन होगी, तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। बिल्कुल, वाकई। और इसी सवाल को हम लेके जाएंगे कि अगर कांग्रेस के साथ लगातार ऐसा होता रहा तो पार्टी की क्या सिचुएशन बनेगी। लेकिन अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मुकेश भाकर की ब्रेकिंग न्यूज डॉक्टर अर्चना शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है, खुली बगावत है, तो मुकेश भाकर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज बकायदा प्रस्ताव भी पारित हुआ कि जो लोग बैठक में नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यह दिखाता है, संकेत देता है कि कम से कम अशोक गहलोत, पायलट गुट ने बड़ा अभी एक ब्रेकिंग आ रहा है, गहलोत सरकार को दी फ्लोर टेस्ट कराने की चुनौती, पायलट को बनाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन क्या आज कोई संपर्क हुआ है? सीधे चलते मेरे सहयोगी रवि सिसोदिया के पास, उसके बाद अनुराग भदौरिया और राजीव रंजन जी को मैं इस डिबेट के अंदर लाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात रवि, क्या पायलट अभी भी अड़े हुए हैं? ठीक है, एक मिनट रुकते हैं। रणदीप सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल साइलेंट हो जाइए प्लीज। एक साथी का माइक आप पकड़ लीजिए प्लीज, धन्यवाद। अगर आपकी दोस्तों थोड़ी सी शांति रखिए। माइक नीचे कर लो ना, सबसे बढ़िया। आदरणीय अजय माखन जी, हमारे महासचिव प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी और मैं आपके बीच में एक महत्वपूर्ण बात कहने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज सुबह पत्रकार साथियों के माध्यम से सार्वजनिक तौर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक साथियों समेत उन सारे साथियों जो किसी वजह से दिल्ली या मानेसर के होटल में गए हुए हैं, समेत हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी और दूसरे साथियों के सहित ये दरख्वास्त की थी कि परिवार के सदस्य परिवार के अंदर ही उनकी शोभा है, परिवार के सदस्यों का सम्मान और इज्जत परिवार के अंदर ही है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत राजस्थान की सेवा के लिए दिया है, और ये सेवा के लिए 5 वर्ष का समय राजस्थान के 8 करोड़ बहादुर लोगों ने कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार को दिया है। इसलिए कांग्रेस विधायक दल के एक एक सदस्य, वो चाहे मात्र विधायक हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता और विधायक साथी का ये कर्तव्य है कि सेवा के इस यज्ञ में आगे बढ़कर सहयोग दें। और हमने ये कहा था कि सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आएं। अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस के सब विधायकों, हमारे इंडिपेंडेंट साथियों और घटक दलों का हम फिर धन्यवाद करेंगे कि 109 के बहुमत के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार में संपूर्ण बहुमत से हमारे विधायक साथियों ने अपना समर्थन पत्र भी दिया, अपना विश्वास भी दिया और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के षड्यंत्रकारी मंसूबों को फेल कर दिया। प्रजातंत्र का चीरहरण की भाजपा की कोशिशों को खारिज कर दिया। इसी कड़ी में
राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा करने के लिए हमारे प्रभारी महासचिव पांडे जी, इनके नेतृत्व में हमने ये निर्णय किया है कि कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक राजस्थान में यहीं बुलाई जाएगी और एक बार फिर समेत माननीय सचिन पायलट जी के सभी विधायक साथियों से हम उन्हें लिखकर भी भेज रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा करिए, राजस्थान को कैसे मजबूत करें ये चर्चा करिए, राजस्थान की हम कैसे मिलकर सेवा करें ये चर्चा करिए, 8 करोड़ जनता की कैसे मदद करें आइए ये चर्चा करिए। और अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद है तो खुले मन से वो भी कहिए। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सबकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए संपूर्ण तैयार हैं। कल 10 बजे ये बैठक होगी। मुझे ये विश्वास है कि सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी सहित सब साथी इसमें भाग लेंगे और राजस्थान की समस्याओं और जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी हमला भाजपा ने प्रजातंत्र और राजस्थान की इस असमत पर बोला है, प्रजातंत्र पर बोला है, इसका एक निर्णायक हल हम निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ नहीं आते तो आगे रोल ऑफ एक्शन आपकी पार्टी का क्या होगा? आदरणीय साथी, आपको ये कैसे मालूम है कि कोई साथी आएगा या नहीं आएगा? ना अभी बैठक हुई, ना बैठक में किसी ने हिस्सा लिया। जब बैठक होगी उसमें कोई हिस्सा लेगा या कोई गुरेज करेगा, उसके बाद आपका सवाल प्रासंगिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। पायलट को मनाने की आखिरी कोशिश, रणदीप सुरजेवाला ने साफ संकेत दे दिए हैं कल सुबह 10 बजे तक मीटिंग के अंदर आ जाएं। मेरे ख्याल से ये कांग्रेस की आखिरी कोशिश है। परसों रात में, माफ कीजिएगा, कल रात में अविनाश पांडे ने साफ साफ कहा था कि अगर सचिन पायलट नहीं आए तो आज ही की बैठक के बाद उन पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन आज सुबह रणदीप सुरजेवाला के सुर बदले, उन्होंने कहा कि पायलट बातचीत का रास्ता खुला रखें। अब कांग्रेस एक आखिरी कोशिश कर रही है और हकीकत क्या है? क्या पायलट से अभी तक कांग्रेस हाईकमान की कोई बात हुई है? क्या पायलट अभी भी अड़े हुए हैं? रणदीप सुरजेवाला एक तरह से उन्हें कह रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे तक आ जाइए, अपने घर में वापस आ जाइए, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। क्या पायलट मानेंगे? सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया के पास। रवि, अब तो रणदीप सुरजेवाला ने साफ साफ कर दिया कि कल सुबह 10 बजे तक या तो पायलट आ जाएं या आगे की कार्रवाई। हकीकत क्या है? पायलट क्या अभी तक मान गए हैं? और रणदीप सुरजेवाला ने कल सुबह 10 बजे तक का गैप क्यों दिया? आ जाइए 10 बजे सुबह तक। और उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, निर्णायक फैसला करेंगे। निर्णायक फैसला क्या होगा? सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या सचिन पायलट मान जाएंगे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, जिस तरह से आज एक बैठक बुलाई गई थी सीएलपी की और उसके बाद जो आंकड़े हैं, हालांकि 109 के आंकड़े पहले बात बताया जा रहे थे, आज भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि 109 के आंकड़े अभी भी हैं। जहां तक सचिन पायलट का सवाल है, सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस की तरफ से स्टैंड कभी नरम कभी गर्म होता दिख रहा है। आज दिन भर अगर आप देखें तो कांग्रेस का स्टैंड सचिन पायलट को लेकर काफ़ी नरम रहा। लगातार इनकी तरफ से कोशिश की जाती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती रही कि अगर आप आना चाहते हैं तो आएँ, अगर आपकी कोई मांग है तो आप हमें बताएं, उस मांग पर विचार किया जाएगा। उसके बावजूद भी सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी खबर यही है अभी तक दीपक जी की तमाम कोशिशों के बाद सचिन पायलट अभी मानने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अशोक गहलोत की जो सरकार राजस्थान में, उनके पास बहुमत नहीं है और उनके पास 20 से अधिक विधायकों का समर्थन है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास बहुमत है, अगर अशोक गहलोत के पास बहुमत है तो अपने तरफ से किसी तरह फ्लोर टेस्ट सिद्ध करें। लेकिन कोशिशें जरूर की जा रही हैं। जहां तक सवाल है कि उनको कौन मनाया जा रहा है, इसको लेकर पार्टी के अंदर काफ़ी चुप्पी है। जब पूछा गया कि आखिर कौन उनसे बात कर रहा है, राहुल गांधी बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी बात कर रही, प्रियंका गांधी बात करें, अहमद पटेल बात कर रहे हैं, तो इस पर बड़े नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। सचिन पायलट से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने इस बात को कहा था कि उनके तरफ से फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं आया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को जरूर दोहराया था और ये कहा था कि उनके पास 20 से अधिक विधायकों का समर्थन है। अगर अशोक गहलोत के पास 107 से अधिक विधायक हैं तो फ्लोर टेस्ट में साबित करें। तो जरूर कहा सकता है कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है, क्योंकि सबसे अहम बात इस समय है कि 18 कांग्रेस के विधायक, जो कांग्रेस के 18 विधायक हैं, वो
सचिन पायलट के संपर्क में है। और कांग्रेस जब ये आंकड़ा 109 का बता रही है, उसमें 13 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलाते हैं तो उनका आंकड़ा 109 का होता है। तो ये बात कांग्रेस जानती है कि निर्दलीय विधायक कभी भी छिटक सकते हैं, और यही वजह है कि एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से ये पासा फेंका गया है कि कल एक बार विधायक दल की बैठक होगी और उसमें अगर किसी को आना है तो आए और अपनी बात को रखें। जी दीपक जी, मतलब कल की ये बैठक निर्णायक होगी, या सचिन पायलट कांग्रेस की तरफ या सचिन पायलट कांग्रेस के बाहर? देखिए, आज जो बैठक हुई थी विधायक दल की बैठक, उसके बाद सभी विधायकों की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास किया गया था और ये कहा गया था कि जो भी लोग पार्टी के एंटी पार्टी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। आज बैठक हुई, उन पर वीपी इशू था, उसके बावजूद भी बहुत से विधायक नहीं आए, उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कांग्रेस को इस बात का डर जरूर सता रहा है कि अगर वो सचिन पायलट या उनके साथ जो लोग हैं उन पर अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो और विधायक छिटक सकते हैं। और यही वजह है कि एक और ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि जहां बातचीत का सवाल है, बातचीत अभी तक हो नहीं पा रही है, और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक और ऑफर दिया गया सचिन पायलट को कि वो आए और अपनी बात को रखें कि क्या समस्या है उनके साथ। जी, आखिरी बात, क्या सचिन पायलट से आज कांग्रेस नेतृत्व में, और दूसरा सवाल, गांधी परिवार में किसी की बात हुई है? क्या हुई है कोई बातचीत, या बातचीत बिल्कुल बंद है जैसा सचिन दावा कर रहे हैं, सचिन के समर्थक दावा कर रहे हैं? देखिए, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार 2 दिन पहले राहुल गांधी की बात सचिन पायलट से हुई थी। जहां तक आज की बात किया, केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी की तरफ से ये दायित्व सौंपा गया था कि वो सचिन पायलट से बात करें और उनके साथ क्या परेशानियां हैं, क्या चीज़ें हैं वो रखे। यही वजह है कि सूत्रों से बातें छन कराते रही कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत की सरकार में समस्या थी कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, वो अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाह रहे थे, उनको कोई आज़ादी नहीं थी, इस तमाम तरह की बातें आई। हालांकि ये बातें पहले दिन से है, जब से सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने तभी से उनके साथ ये समस्या होती रही। लगातार वो ये बात दिल्ली दरबार में पहुँचाते रहे, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती रही। अभी की अगर बात करें तो सचिन पायलट इतने आगे बढ़ गए, ऐसे में उनको वापस पीछे लौटना बहुत आसान नहीं दिखता। और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश की जाए, लगातार ये फीलर देने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो चाहते हैं कि पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो वापस आ जाए, पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्योंकि अभी भी जब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उनके सुर काफ़ी नरम थे और उन्होंने कहा कि वो परिवार के सदस्य हैं, जो आना चाहते हैं आ जाए, और कल अगर नहीं आते तो उसके बाद निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है रवि, तो मतलब संकेत साफ है, कांग्रेस पार्टी ने 10 बजे सुबह तक का वक्त दे दिया है सचिन पायलट को। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक रवि की जानकारी है, आज दिन भर कांग्रेस हाईकमान से सचिन पायलट ने किसी भी तरह की बात नहीं की है। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करूंगा इस शो में। और सबसे पहले कपिल सिब्बल जी का ट्वीट दिखाइए आलोक शर्मा जी को। आलोक जी, मेरा सीधा सवाल होगा, ये घोड़े कहां भाग गए? जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि घोड़े अस्तबल से भाग गए, कहां भाग गए सब घोड़े? देखिए, मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो भी किया वो पूरे देश के सामने था, और जिस तरह से 2 दिन का घटनाक्रम चल रहा है तो पूरे देश के सामने है, और उसमें बीजेपी का क्या रोल है और पूरी पटकथा कहाँ से बीजेपी से लिखी जाती है, ये दीपक जी आपसे कहीं पर छुपा नहीं हुआ, पूरे देश से छुपा नहीं हुआ है, कोई कहीं नहीं भागा हुआ है। मुझे लगता है कि परिवार में अनबन और तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, और चाहे वो अभी विधायकों की बात चल रही हो, चाहे निर्दलीय विधायक की बात चल रही हो, चाहे सचिन पायलट जी की बात चल रही हो, सब कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में कोई खतरा नहीं है। ठीक है आलोक शर्मा जी, एक तस्वीर दिखाता हूं आपको, ये 2 विंडो में आपको दिखाता हूं। एक तरफ सचिन पायलट के पोस्टर हटाए जा रहे हैं पीसीसी ऑफिस से, और दूसरी तरफ 2 घंटे बाद फिर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि आला कमान उनसे बात करने की इच्छा जाहिर करता है रणदीप सुरजेवाला के थ्रू। ये देखिए, ये पोस्टर हटाए गए सचिन पायलट के और फिर लगाए गए। आलोक शर्मा जी, इतना पशोपेश कांग्रेस पार्टी में इस लेवल का कंफ्यूजन बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार ये क्यों होता जा रहा है? पहले आपने मैंडेट के साथ सरकार पाई मध्य प्रदेश की, वो गवा दी, अब ऐसा लग रहा है राजस्थान भी जाएगी। ये उहापोह, ये कंफ्यूजन। और मैंने भी एक शेर पढ़ा था अर्चना जी के लिए, आपको भी पढ़ देता हूँ। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये शेर कांग्रेस पर क्यों लागू हो रहा है आलोक जी? उसके बाद सीधे प्रेम शुक्ला। ये तस्वीरें दोनों दिख रही है, सचिन पायलट के पोस्टर हटाते हुए फिर से लगाते हुए। बहुत से देखिए, बहुत से शेयर जो हैं अभी वो चाइना पे भी बहुत से रहे हैं,
कि थोथा चना और बाजे घना वो मोदी जी पे बहुत पूरी तरह से सटीक लागू होता है। कोरोना के मामले में भी कि थोथा चना और बाजे घना कोई काम नहीं हुआ, महंगाई के मामले में भी। तो शेयर और मुहावरे उन पर आज ना जाएं। जहाँ तक बात है कि आप देखिए, हाँ आज राजस्थान की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान के आप अगर बाहर निकलेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। मणिपुर है, गोवा है, नागालैंड है, कर्नाटक है, अरुणाचल है, मध्य प्रदेश है, सबकी एक ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जब से नोटबंदी हुई है। तो मुझे लगता है कि नोटबंदी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा रहा है और पीएम केयर्स फंड का रहा है वो बीजेपी को रहा है। ऑपरेशन कमल जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से ईडी, सीबीआई, तमाम तोते जो इनके घोड़े एकदम खुलते हैं कि जैसे ही जहां पर जरूरत होती है इशारा होता है और सब चालू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको घोड़े याद होगा दीपक भाई कि पिछले साल फरवरी मार्च में जी तो कह रहे घोड़े आपके भाग रहे हैं। घोड़े तो इन्हीं के भाग रहे हैं। अब देखिए, नहीं हमारा कोई घोड़ा नहीं भाग रहा है, हमारे सब घोड़े अपने घर में हैं, जो भी हैं हमारे सब विधायक हों चाहे सब लोग हमारे घर में हैं। लेकिन आप देखिए कि यही जयपुर था और पिछले साल मार्च अप्रैल में जब लोकसभा के चुनाव थे उससे पहले भी ईडी यहाँ पर गई थी, रॉबर्ट वाड्रा जी और प्रियंका जी तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद तमाम चीज़ें समाप्त हो गई। तो जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है इन तमाम एजेंसीज़ का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बीजेपी अपनी पीठ थपथपा सकती है, हमने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी कांग्रेस की, हमने वहाँ की सरकार गिरा दी, हमने यहाँ की सरकार गिरा दी, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय लोकतंत्र की हार हो रही है कहीं ना कहीं इसमें, और ये चीज़ पूरे देश को समझनी होगी। आज मैं ओम माथुर जी का एक वक्तव्य सुन रहा था दीपक भाई, वो कहते हैं कि अभी तो लंबी कहानी है। सीधे प्रेम शुक्ला जवाब ले लेते हैं, क्यों भाई आप सरकार पूरी तरह से बीजेपी धन बल का और तमाम एजेंसीज का उपयोग कर रही है सीधी तरह से। इसका कोई कहीं पर दूसरा मतलब नहीं है। विधायक कोई जीते, किसी पार्टी से जीते, ये लोग पैसों का ऑफर देते हैं। आज भी बसपा के एक विधायक ने ओपनली आकर कहा है दीपक भाई, किसी को ऑफर देता तो पूरी तरह से कहा कि मुझे पूरे पैसों का और तमाम चीजों का ऑफर दिया गया। प्रेम शुक्ला जी देखिए, लोकतंत्र को शोकतंत्र में तब्दील करने वाले और संसद में नोटों का नंगा नाच करने वाले, जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है घोटाले में और किसकी कांग्रेस की संपत्ति हड़प करने के मामले में बेल पर हो, वो कृपा करके इन सब बातों पर बहस ना करें, मुद्दे की बात करें। मुद्दे की बातें करें कि सब इनके साथ हैं। आदरणीय आलोक शर्मा जी का ये दावा है कि सारे विधायक, मैं सचिन पायलट, इनके साथ हैं। जब इनके साथ है तो रणदीप सुरजेवाला किसको कह रहे हैं साहब कि आप आ जाइए, नहीं तो 10 बजे के बाद हम फिर कार्रवाई कर देंगे। अगर पायलट साहब जो हैं वो एटीसी के कनेक्शन में है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हेडक्वार्टर के यदि संपर्क में सीधे आदरणीय पायलट जी हैं, तो ये डिस्ट्रेस कॉल किसको दी जा रही है, ये डिस्ट्रेस सिग्नल किसको भेजा जा रहा है, वो बताइए ना। कौन है वो? सचिन पायलट इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके सारे विधायक इनके साथ हैं, इनकी सरकार बहुत जो है वो बहुमत में है। अल्पमत में होने की बात तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कही, बल्कि इनके उप मुख्यमंत्री ने कही, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कही। और जब ये कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष इनके साथ हैं, तो फिर डिस्ट्रेस कॉल किसको दिया जा रहा है वो बता दें। मुस्कुरा रहे हैं आलोक जी, लेकिन आलोक जी आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि सुबह सचिन पायलट के पोस्टर हटा क्यों दिए गए थे, 2 घंटे बाद लगा क्यों दिए गए। आपकी मुस्कुराहट आज आलोक भाई बहुत कुछ कह रही है। लेकिन सीधे मैं अपने एक दर्शक राजेंद्र जाजू के पास चलूं, उससे पहले एक क्विक कमेंट अनुराग भदौरिया और राजीव रंजन जी का। अनुराग भदौरिया, इतना विपक्ष में बिखराव क्यों? ये मोदी जी से लड़ने के बजाय लग रहा है कि अपने आप में ही निपट ले गए, जरूरत ही नहीं उनको किसी दूसरे से लड़ने की। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है दीपक जी, इस देश के अंदर में राष्ट्र की बात कहीं हो ही नहीं रही है, जनता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की बात कर रही है। पूरा देश जूझ रहा है कोरोना काल से, शायद ये भूल रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भूल रही है, सीएमआई की रिपोर्ट है कि 40 साल से नीचे के लोग कम से कम 48% बेरोजगार हो चुके हैं और 40 साल से ऊपर के लोग 52% बेरोजगार हो चुके हैं। इसके बारे में अगर एवरेज लगा लो तो 50% हमारे देश में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और यहाँ पे डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, मध्यवर्ग भी परेशान है, गरीब भी परेशान है। लैपटॉप तो आपने भी बांटे थे अनुराग भाई, लेकिन उसके बाद में इंजीनियर बने कितने बने बताइए। नहीं, एक मिनट अपनी पूरी बात कर। उसके बारे में सरकार को चिंता नहीं, जिसके लिए मोदी जी आए थे सरकार में। हम आएंगे तो हम राष्ट्र निर्माण करेंगे। अगर राष्ट्र निर्माण इसको कहते हैं कि आप सत्ता हासिल करेंगे या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ेगी, कांग्रेस ने यही काम किया था। कांग्रेस जब सरकार में थी तो 2014 के पहले यही काम करती थी, जनता ने उनको आईना दिखा दिया।
आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है 2014 तो आपको तो खुश होना चाहिए अगर ये काम कर रहे हैं। 2024 में इनको आईना दिखा देंगे अनुराग भाई, आप क्यों चिंता में पड़ रहे हैं? क्योंकि जनता के साथ जब जब किसी ने खिलवाड़ किया है, जनता की भावनाओं के साथ खेला है, सत्ता की लालच में आए हैं और सत्ता की लालच में आप जनता की सूचनाओं को भूल गए। राजीव रंजन जी, एक क्विक कमेंट आपसे, क्या दिक्कत है भाई? आपको लगता है कि ऐसे हालात में अगर कांग्रेस पार्टी इंटरनली ही खत्म हो जाएगी तो फिर लोकतंत्र के लिए तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है? मजबूत अपोजिशन तो होना चाहिए राजीव रंजन जी, लेकिन यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है। निसंदेह लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और आज जिस तरह से कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, हम ये कह सकते हैं कि 132 वर्ष पुरानी पार्टी का भग्नावशेष केवल अब बचा है, और अगर सिलसिला यही जारी रहा तो लुप्त प्राय प्रजाति के तौर पर कांग्रेस को दर्ज मान लिया जाएगा। और चाहे जो कुछ भी राहुल गांधी कहे, राहुल गांधी जी का जो ये नेतृत्व है, इसने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा है। अगर तुक्के से राज्यों में जीत मिली तो लोकसभा चुनाव में उस जीत पर पानी फिर गया। असंतोष क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि संवादहीनता की स्थिति है, और जो नेता जिनके नाम पर आप जनादेश मांगने गए राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उन नेताओं को छल करके आपने जनादेश का भी अपमान किया। आज ये जो कुछ राजस्थान में हो रहा है, इसके पहले मध्य प्रदेश में हुआ, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। इन दोनों नेताओं के नाम पर आपने युवाओं को लुभाने का काम किया, और आज आप फिर से केवल आपको ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व या एक परिवार के नेतृत्व के सामने जो राज्यों में उभरता हुआ नेतृत्व है, कहीं भविष्य में कोई चुनौती नहीं बन जाए, ठीक है, तो उनको उभरने के पहले ही आप खत्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़ा सवाल यही शुरू होता है। मैं सिर्फ आलोक जी एक ही सवाल का जवाब लूंगा, फिर दिखाऊंगा सचिन के पोस्टर हटाए क्यों और बाद में लगाए क्यों। अभी भी दर्शक इसका जवाब नहीं जान पाए। ब्रेक के बाद फिर आऊंगा।